welcome to Adda 24/7 that is for class 9 to 10th अड्डा कामयाबी का। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का 24/7 के इस चैनल पे दैट इज योर्स अड्डा एंड कामयाबी का अड्डा। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही खास पोएम, लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी आज के इस अहम दिन के साथ एक प्यारी सी कोटेशन इनके साथ। ये है हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी। तो आज है 2 अक्टूबर और आज के दिन हमारे यहाँ एक महात्मा ने जन्म लिया, जिनका ये कहना है कि इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। अगर आप पोलाइट रहते हो, आप शांत रहते हो, आप काम रहते हो, तो आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है और आप बहुत ही आसान तरीके से पूरी दुनिया को हिला करके रख सकते हो। तो यहाँ हमारे गांधी जी हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें आक्रोशक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें बहुत कूल हेडेड रहना है, बहुत शांति से हर एक काम को करना है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो या कोई मुकाम हासिल करना हो। आप सारी ये चीज़ें बहुत ही जेंटल वे में हासिल कर सकते हो और ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और जिस दिन आप उस मुकाम पर खड़े हो जाओगे, उस दिन दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको देख रही होगी। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे गांधी जी ने हमेशा हमें बताया कि हम लोगों को कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा हम लोगों को नॉन वायलेंस के साथ रहना चाहिए। तभी हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी काम बिना किसी से लड़े करवा सकते हैं। तो आज हम और आप मिलकर के हमारे गांधी जी को याद करेंगे और उनका जन्मदिन मनाएंगे। सो हैप्पी 2 अक्टूबर टू एवरीवन एंड हैप्पी गांधी जयंती टू एवरीवन। सो माय डियर स्टूडेंट, ये प्यारे से कोटेशन के बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। तो आज का चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज चैप्टर से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये एक पोएम है, एक कविता है और ये आपके क्लास 9 की फर्स्ट पोएम है। ये बीहाइव की बुक से ली गई है और इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये। इस पोएम के थ्रू हमें राइटर बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें हमारे फ्यूचर से रिलेटेड एक्सप्लेन करी हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पर इस पोएम को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि इसके राइटर कौन है, पोएट कौन है। यहाँ पे पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन के बाद इसके पोएटिक डिवाइसेस, जिन्हें आप लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हो, वो भी लर्न करेंगे और बीच में जितने भी हार्ड वर्ड्स आएंगे वी विल सी ऑल दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, बट बिफोर starting this poem, we will look at our introduction. So this is me. My name is Rebecca Aga and this is all about me. I'm MSc, MA and B.Ed, having a 7 years of experience and have qualified my CTET and UPTET examination. तो ये एक छोटा सा इंट्रो है मेरा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपके टीचर कौन है और आपको कौन पढ़ाता है। तो आई होप सभी बच्चे तैयार होंगे। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दिमाग की बत्तियों को जला लीजिए, अपना माइंड ओपन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बात आप अच्छे से जानते हो कि अगर आप अपना क्लास में 100% देते हो तो 99% सिलेबस आपको यहीं तैयार हो जाता है। देयर इज ओनली 1% लेफ्ट जो कि आपका रिविजन के लिए बचता है। तो रेडी हो सब लोग? लेट्स स्टार्ट। पोएम की शुरुआत करने से पहले हम लोग पोएट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस पोएम के पोएट कौन है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक प्यारी सी पिक्चर को, तो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और द रोड नॉट टेकन एक ऐसी पोएम है जिसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अब यहाँ पर हमारे जो पोएट हैं वो सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके दिमाग में आएगा कि मैम सिंबॉलिज्म क्या? सिंबॉलिज्म का मतलब है हमने किसी चीज़ को रेफरेंस में लिया, एज अ सिंबल लिया और उसको हमने एक्सप्लेन किया। सो यहाँ पर वो रोड जो नहीं ली गई है, तो ये हमारी ज़िंदगी का, ये हमारी लाइफ का वो पाथ है जो हमने चूज़ नहीं किया, जो कि हमें हमारे फ्यूचर तक लेकर के जा रहा था। तो यहाँ पर जो रोड है
ये कौन सी रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उस रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमें हमारे लाइफ के पाथ से कनेक्ट करती है। तो ऐसा कई बार होता है कि हमारी ज़िंदगी में दो रास्ते आते हैं, दो चॉइस आती हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है दो से ज़्यादा चॉइसेस भी आ जाती हैं। हम कंफ्यूज होते हैं, हम डिलेमा में होते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पोएट ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि उन्होंने कौन सा रास्ता अपनी ज़िंदगी में लिया जो कि एक्चुअली उनके साथ भी हुआ था। उनकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा अहम मोड़ आया जब उन्हें दो चॉइसेस के बीच में से एक को चूज़ करना था। इनिशियल टाइम पे वो बहुत डिलेमा में थे, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक रोड चूज़ कर लिया, एक पाथ चूज़ कर लिया और वो उसी के साथ आगे बढ़ते रहे। तो वहाँ पर जब बढ़ते बढ़ते वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो जितने भी एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ पर गेन किए उन सभी को उन्होंने यहाँ पर पोएम के फॉर्म में हमें मेंशन कर दिया। तो ये हमें क्या बता रहे हैं? अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा रास्ता मैंने चुना और कौन सा रास्ता मैंने नहीं चुना, और जो रास्ता मैंने चुना वो मेरे काम आया या नहीं आया, या वो रास्ता जो मैंने नहीं चुना उसमें क्या ऐसा डिफरेंट था। ओके, सो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे इस पोएम की, और इस पोएम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को। आप देखो, हमारी ज़िंदगी में दो अहम मोड़ आते हैं। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में या तो हमको ये करना हो या तो वो करना हो, इधर हमको लेफ्ट जाना हो या फिर हमको कहाँ जाना हो, राइट। ओके, गॉट इट? तो हम एक ही काम को कर सकते हैं, इधर वी कैन गो राइट और वी कैन गो लेफ्ट। या तो हम सीधे जा सकते हैं या तो हम उल्टे जा सकते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि हम दो नहीं हैं, हम सिर्फ एक ही हैं। तो एक ही रास्ता है जो हम चुन सकते हैं, एक ही रास्ते में हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जब हमारी ज़िंदगी की बात आती है और हम ये सोचते हैं कि हमें वो रास्ता दोबारा मिल जाएगा जहाँ पे फिर हमें दो चॉइसेस मिलेंगी और फिर वो दो चॉइसेस हमें वही दो रास्ते दिखा रही होंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए बैक जाना पॉसिबल नहीं है। सो रोड नॉट टेकन क्या सिंबलाइज कर रही है? ये सिंबलाइज कर रही है हमारी जिंदगी को, जिसमें पोएट क्या कहते हैं कि जो पाथ आपने चूज नहीं किया अपनी लाइफ के लिए, वो पाथ है दैट इज मेंशन्ड एज द नेम ऑफ द चैप्टर, द रोड नॉट टेकन। तो यहाँ पे ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स थी उनकी चॉइस के बारे में, जब उनकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया, ऐसा पास्ट में उनके हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सा रास्ता चूज़ किया, कौन सा रास्ता उन्होंने चूज़ किया, क्या उनके साथ हुआ ज़िंदगी में, आगे उस रास्ते ने उनका फ्यूचर किस तरीके से अलग टर्न पे ला करके खड़ा कर दिया, उसने उनकी डेस्टिनेशन को कहाँ पहुँचाया, या उनकी डेस्टिनेशन क्या रही, वो सब कुछ हम लोग इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये पोएम हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है। पोएट हमसे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो भी चॉइस हम लेते हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए होती है, और वही डिसाइड करती है कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा। सो जिस टाइम आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चॉइस आए, तो आप सोच समझ करके, पूरे विचार के साथ, पूरा अपना दिमाग लगा करके उस चॉइस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वही एक चॉइस आपकी एक लास्ट चॉइस होगी। वहाँ से बैक रिटर्न आपका कोई भी रास्ता नहीं है, आप वापस नहीं आ सकते। आपके पास कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं होगा कि आप वापस आ जाओ और आप दूसरे टर्न पे चले जाओ। तो इस वजह से जो भी डिसीजन आप लो, आप उसको बहुत सोच समझ करके लो। आफ्टर ऑल आपकी ज़िंदगी है, आपकी चॉइस है, और आप अपने लिए जो भी चॉइस करोगे वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। और वो बेस्ट कैसे होगी? जब आप उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक लोगे, यानी कि बहुत ही वेरी होकर आपको वो लेना है, बहुत ही केयरफुल होकर के आपको वो लेना है। गॉट इट? तो अब हम लोग हमारी पोएम को स्टार्ट करेंगे। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देयर आर टू पाथ्स। कैन यू लुक एट द टू पाथ्स? क्या आप दो पाथ देख पा रहे हो? 1 and 2. One is at the left and the another one is on the right. So poet poem को शुरू करते हैं और कहते हैं two roads diverged in a yellow wood. So what is the meaning of the word diverged? Diverged का मतलब होता है separated and took a different direction.
दो रास्ते दो अलग अलग डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं, एक लेफ्ट जा रहा है और दूसरा कहाँ जा रहा है, राइट। इन अ येलो वुड, एक येलो जंगल में, एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ की जो लीव्स हैं वो कैसी हो चुकी हैं, डिकम्पोज हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। एक्चुअली ये जो पोएम है उसको सेट किया गया है इन ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में क्या होता है, आपने देखा होगा पत्तियां पीली पीली सी पड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं, सूखी पड़ जाती हैं। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पोएट क्या बोलते हैं कि ये एक ऐसा जंगल है जहाँ पर आपको ऐसी लीव्स मिलेंगी जो कि पूरी तरीके से डिकम्पोज हैं, ख़राब हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। और वो ख़राब क्यों हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही हैं लोगों को। कौन से लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन ले लिया है, कोई ना कोई डिसीजन ले लिया है और वो उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं उन्होंने ये पाथ चुना था, ये रास्ता चुना था, जिसकी वजह से ये जो लीव्स हैं वो किस कलर की हो गई हैं, वो येलो कलर की हो गई हैं, येलो कलर में टर्न हो गई हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी। सो ये रोड जो है वो पूरी तरीके से लोगों से भरी हुई है जहाँ पर लोग सालों पहले रहा करते थे। तो ये वो लोग हैं जो कि पोएट से ज़्यादा बूढ़े हैं और ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई रास्ता चुन चुके हैं। समझ में आ रहा है ना। सो अभी क्या कर रहे हैं पोएट एक जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर उनको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऑटम का सीजन है और ऑटम का सीजन है तो उनको जितनी भी लीव्स हैं वो डिकम्पोज दिखाई दे रही हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं ना ऑटम में, तो वो पत्तियां गिरी हुई हैं। तो वो इन सारी चीज़ों को एज अ सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो कैसे एज अ सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो दो रास्ते हैं जो इधर उधर मुड़े हुए हैं वो जिंदगी को दिखा रहे हैं मेरी, ये मेरी जिंदगी की दो चॉइसेस हैं। दीज टू रोड्स आर द टू चॉइसेस ऑफ माई लाइफ। या तो मुझे ये वाली चॉइस लेनी है या तो मुझे ये वाली चॉइस लेनी है। और येलो वुड उसने किसको बोला है, उसने उन लोगों को बोला है जो कि ऑलरेडी इस रास्ते पर चल चुके हैं। ये वो लोग हैं जो पोएट से ज़्यादा बूढ़े हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्टेप आगे बढ़ा दिया है और वो किसी और मुकाम पर पहुंच चुके हैं। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो शायद येलो वुड का सिंबलाइजेशन वो किससे कर रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि ये लोगों के चलने की वजह से क्या हो गई है, खराब हो गई है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं कि मैं तो एक ही इंसान हूँ, आई एम द ओनली वन, तो मैं दोनों ही रास्ते पर नहीं चल सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते पर चल सकता हूँ। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मैं डिलेमा में हूँ, क्योंकि मैं दोनों चॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे पास एक ही चॉइस है, या तो मैं इस चॉइस को सिलेक्ट करूँ या तो मैं दूसरी वाली चॉइस को सिलेक्ट करूँ। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही को सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। And be one traveler long I stood। और फिर हमारे पोएट कहते हैं क्योंकि मैं एक ही ट्रेवलर था, मैं एक इंसान था, I was only one, मैं इकलौता था, मैं दो नहीं था जो मैं दो चॉइसेस रख पाता। तो ही सेड बिकॉज ही वॉज वन, एक ही ट्रेवलर थे तो मैं बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा रहा और बहुत देर तक मैं सोचता रहा, कभी मैं इस रास्ते को देखता, कभी मैं उस रास्ते को देखता। तो पोएट क्या सोच रहे हैं उन रास्तों को देख करके, या तो मैं ये वाली चॉइस अपनी ज़िंदगी में ले सकता हूँ या तो मैं ये वाली चॉइस अपनी ज़िंदगी में ले सकता हूँ, दोनों में से मैं कोई एक ही पाथ को चूज कर सकता हूँ, दोनों नहीं। फिर पोएट क्या करते हैं, एंड लुक डाउन वंस एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। What is the meaning of the word look down? It means stop. Undergrowth means dense growth of plants and bushes. तो पहले तो पोएट कह रहे हैं कि जिन रास्तों पर मैं खड़ा हुआ था मैं बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा रहा और बहुत देर तक बीचों बीच में खड़ा रहकर मैं ये सोचता रहा कि मैं कौन सा रास्ता लूँ, राइट वाला लूँ या लेफ़्ट वाला लूँ। और उसके बाद जब मैं बहुत देर तक खड़े होकर के वहाँ पर सोचता रहा और मैंने दूर दूर तक अपनी नज़रें दौड़ाई, जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही थी मैं वहाँ तक देखता रहा, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा था कि अंदर जहाँ तक वो बेंड हो रही हैं, एंड पर एकदम एज पर जहाँ पर खूब सारे प्लांट्स और बुशेस वहाँ पर उगते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैंने वहाँ तक देखा और वहाँ तक देखने के बाद मैंने कुछ डिसीजन लिया।
सो अगर आप इसको सिंबोलिज्म में ले जाओ और पोएट की आप देखो कि वो सिंबल क्या बताना चाह रहे हैं इससे, तो वो ये कह रहे हैं कि उन दो चॉइसेस के बारे में मैं सोचता रहा, जितना दूर तक मैं सोच सकता था मैंने सोचा, और उसके बाद मैंने उसके दोनों एंड पॉइंट को सोचा कि अगर मैं ये वाला रास्ता लूँगा तो मेरे क्या प्रॉज और कॉन्स हो सकते हैं, क्या अच्छा और बुरा हो सकता है, और जो मेरा दूसरा वाला चॉइस था उसके भी मैंने सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखी, और मैं उसको देख करके सोचने लगा क्या ये रास्ता मेरे लिए सही होगा। फिर बहुत लंबे समय तक सोचने के बाद हमारे पोएट एक कंक्लूजन पे आते हैं, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फेयर मीन्स एज गुड एज अदर वन, and having perhaps the better claim, better claim means better option, because it was grassy and wanted view. grassy means जिसको इस्तेमाल ना किया गया हो, हरी हरी घासें दिखाई दे रही हैं, आपने देखा होगा जब लोग जिन रास्तों पर चलते नहीं है ना तो उस पर हरी हरी घासें रहती हैं, लेकिन जहाँ पे चलना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे एक पगडंडी बन जाती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लोग नहीं चले लेकिन यहाँ पर चले हैं तभी रास्ता बन गया है। सो वांटेड वेयर का क्या मतलब है, वो रास्ता जो अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, चूज नहीं किया गया है। तो as for that the passing there had warned them really about the same. So अब हमारे पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद, मैंने बहुत दूर दूर तक दोनों रास्तों को चेक करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने दूसरा वाला रास्ता लिया। पहले के बारे में मैंने सोचा, मैंने दूसरा रास्ता लिया क्योंकि मुझे लगा कि दूसरा वाला मेरे लिए ज़्यादा फेयर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा वाला दूसरे वाले से ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो उनको जो भी बेहतर लगा, जो भी फेयर लगा, जो भी जेन्युइन लगा, उन्होंने वो रास्ता चुन लिया। और वो कह रहे हैं मैंने दूसरा वाला रास्ता चुना, पहले वाला नहीं। और उसको चूज करने के बाद, उस रास्ते को लेने के बाद मैंने ये सोचा कि यही रास्ता मेरे लिए सबसे बेहतर है, यही रास्ता मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो रास्ता मैं पहले वाला सोच रहा था वो रास्ता मेरे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि वो ग्रासी था। ग्रासी का मतलब है उस पर लोग चले नहीं थे, उस पर हरी हरी घासें दिखाई दे रही थी और उसको बहुत कम इस्तेमाल किया गया था। और जब मैं वहां पर चलने लगा तो मुझे क्या पता चला, had warned them really about the same. तो ऑल टोटल यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों में से मुझे लगा ये वाला रास्ता सही नहीं है, फिर मैंने दूसरे वाले को एज अ चॉइस अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने अपनी लाइफ को ये नहीं सोचा कि अगर मैं पहले वाली चॉइस ले लेता तो वो ज़्यादा सही होती और सेकंड वाली चॉइस सही नहीं है। मैंने इस ही को बेहतर समझा। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी रास्ता चूज़ कर रहे हो, आप यही सोचो कि जो आपने चूज़ किया है वही सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। और उन्होंने जो रास्ता चूज़ किया है उनके हिसाब से ये वो रास्ता है जो ज़्यादातर लोग चूज़ नहीं करते। अब उन्होंने कौन सा रास्ता चूज़ किया है, पोएट बनने का, कवि बनने का, तो उनके हिसाब से ये रास्ता ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। और फिर वो क्या करते हैं, वो इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, आगे निकल पड़ते हैं। फिर जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें क्या पता चलता है, अरे मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस रास्ते पर आ चुके हैं। तो थोड़ी दूर तक तो उन्हें ग्रास दिखाई देती है, यानी कि वो ग्रासी एरिया दिखाई देता है जहां उन्हें लगता है कि अरे इस रास्ते पर तो कोई नहीं चला। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होगा कि आप एक ऐसे सिस्टम पे चले जाओगे या आप एक ऐसी चॉइस रखोगे अपनी ज़िंदगी में जो आपके आसपास के लोगों से सबसे डिफरेंट होगी, लेकिन दूसरे ही पल आपको ये लगेगा कि जब आप उस पाथ पर चल पड़े हो, आप उस पाथ पर आगे बढ़ गए हो, तो आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप सपोज आपके घर में कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई आईपीएस है, बट आपने एक्टिंग को सिलेक्ट किया और आपने क्या देखा, अरे यहाँ पे तो किसी ने भी इसको चूज नहीं किया, चलो मैं एक्टिंग करता हूँ। लेकिन जब आप एक्टिंग के रास्ते पर बढ़ गए तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो एक्टिंग कर रहे थे, आपकी तरह एक्टर बनना चाहते थे। तो वही चीज़ हमारे पोएट भी कहते हैं यहाँ पर कि जब मैं थोड़ी दूर चला तो मुझे कोई भी आसपास ऐसा नज़ारा नहीं दिखा जहाँ पे मुझे ऐसा लगा हो कि किसी ने भी इस चॉइस को एक्सेप्ट किया हो। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे तो लगा अरे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने ये प्रोफेशन चूज किया हुआ है, ये बहुत सारे लोगों ने ये पाथ लिया हुआ है।
एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली सिमिलरली, इक्वली का मतलब होता है सिमिलर, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन मीन्स वॉकड ओवर. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. फिर हमारे पोएट कहते हैं कि जब मैं अपने रास्ते पर चल रहा था, जो पाथ मैंने चूज कर लिया था उस पर मैं चल रहा था, तो मुझे सुबह सुबह क्या समझ में आया, अरे ये तो बिल्कुल सिमिलर है उसी के जैसे. पहले मुझे जो पहले वाला रास्ता दिखाई दे रहा था उस पर भी मुझे बहुत सारे लोग चलते हुए दिखाई दिए थे, अब यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो चल रहे हैं. और इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी पत्तियां दिखाई दे रही हैं मुझे जिनमें किसी ने भी चला नहीं है. तो उसको दोनों ही रास्ते सिमिलर मिल रहे हैं. कुछ जगह पे उसको ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं जहाँ पे उसको लग रहा है कि इस रास्ते पर लोग चले हैं, फिर दूसरी ही पल उसको वो रास्ता दिखाई दे रहा है जहाँ पर वो लोग नहीं चले हैं. सो उसको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखना शुरू हो जाती हैं कि अरे ये रास्ता भी तो काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसे पिछला वाला रास्ता था, इसमें भी वही डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे पहले वाले में दिखाई दे रही थी. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तो यहाँ पर हमारे पोएट के दिमाग में एक थॉट आता है कि जब मुझे दोबारा मौका मिलेगा वो दो चॉइसेस का, तो मैं दूसरा वाला रास्ता अगली बार लूंगा, लेकिन इस बार मैंने ये ले लिया है. सो ये सेटिस्फाइड, जो भी उन्होंने रास्ता ले लिया उसको लेकर के वो सेटिस्फाइड हैं. लेकिन उनका ये मानना है कि कभी उनको अगर मौका मिला तो वो वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद वो दूसरा वाला रास्ता चुनेंगे. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि कैसे जब आप एक रास्ते की तरफ बढ़ जाते हो तो एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ और दूसरा रास्ता तीसरे रास्ते की तरफ और तीसरा चौथे की तरफ, तो हर रास्ता बढ़ते बढ़ते कोई ना कोई दूसरा रास्ते की तरफ बढ़ जाता है और हमारी ज़िंदगी में कभी बैक जाने का मौका नहीं आता. सो यहाँ पर पोएट जो है वो हमें किस चीज़ का सिंबल बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो चॉइस होती है, जिस रास्ते पर हम चल दिए होते हैं, हमको लगता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी, इसमें तो कोई भी परेशानियां नहीं आनी, पहले वाले में तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, फिर लेकिन हम क्या नोटिस करते हैं ऑन द स्पॉट कि अरे बाप रे इसमें भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, ओ मुझे ये फेस करना पड़ रहा है. तो हर एक चॉइस की अपनी अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं, अपनी अलग तरह के एक्सपीरियंस हैं, अपनी अलग तरह की हैप्पीनेस है. और कई बार उनको ऐसी भी जगहें वहाँ पर दिखाई दी जहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें उनको मिल रही थी. अगर बैड एक्सपीरियंसेस थे तो गुड एक्सपीरियंसेस भी थे. तो एक टाइम ज़िंदगी में ऐसा भी आता है कि जब आप अपनी दूसरी वाली सोची हुई चॉइस पर चल रहे होते हो तो आपको लगता है काश आपको मौका मिल जाए, वो वाला मैंने चूज़ कर लिया होता, वो वाली चॉइस मैंने रख ली होती तो ज़्यादा बेटर होता है ना. बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पोएट क्या कहते हैं कि एक बार आपने अगर सोच लिया, आपने किसी चीज़ को चुन लिया तो आपके पास पीछे जाने का रास्ता नहीं होता. अब जिस जगह पे आप खड़े हो ना, आपके पास दो अलग रास्ते फिर से खोले हुए हैं और आपके पास अगली कुछ चॉइसेस आ गई हैं जिनमें से आपको कुछ अलग ही राह पर जाना है. इसी वजह से वो आपको क्या कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत डिसिसिव रहो, सोच समझ करके डिसीजन लो और ये सोच करके जाओ कि तुम्हें क्या करना है. और जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो उस रास्ते को बुरा मत समझो, क्योंकि रास्ते जो भी हों, परेशानियां हर जगह पे होती हैं और परेशानियां होती हैं तो परेशानियों का बाद में आपको रिजल्ट भी मिलता है. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. अब यहाँ पर जो रास्ते पर हमारे पोएट चल चुके हैं उनको बार बार पता नहीं क्यों मन में ख्याल आ रहा है कि काश ऐसा हो सकता कि मैं वापस चला जाता, बट इनके पास कोई भी चॉइस नहीं है. एक जो चॉइस हमने कर ली अपनी जिंदगी में, अब हमारे पास पीछे आने का रास्ता नहीं होता ना. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड. अब फिर हमारे राइटर क्या कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. साई का मतलब होता है एक डीप ब्रेथ लेना. तो फिर जब वो बहुत हड़बड़ाहट में हैं, पजल्ड हो गए हैं, वो डिलेमा में चले गए हैं कि अरे मैंने गलत चॉइस तो नहीं ले ली अपनी ज़िंदगी में, तो फिर वो एक गहरी सांस लेते हैं जोर से, जस्ट टू थिंक कि अब क्या करना है. तो वो कहते हैं समवेयर एजेस एंड एजेस, मतलब कभी ना कभी फ्यूचर में फिर हमें वो दो चॉइसेस मिलेंगी.
दो और दूसरी चॉइसेस, फिर हमें दो नए रास्ते मिलेंगे, उसके बाद फिर दो नए रास्ते मिलेंगे, और हर पल हमें ऐसे ही दो नए 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 रास्ते मिलते रहेंगे। तो हमें जो भी पाथ चूज करना है सोच समझ कर चूज करना है, और जिस रास्ते पर चल देना है उसके बारे में ये नहीं सोचना कि ये बहुत बुरा था, हमें तो वो कर लेना चाहिए था। सो हियर पोएट जस्ट वांट टू से कि आप भी मेरी तरह एक ठंडी सांस भरना जब आपको लगे कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया, और फिर जिस रास्ते पर आप चल रहे हो आप चल देना, ये सोच करके कि आने वाले समय में फिर आपके पास ज़िंदगी में कई सारी चॉइसेस आएंगी, भले ही वो पुरानी वाली ना हो, कुछ नई हो, लेकिन जो भी आपको रास्ता चूज़ करने के लिए मिलेगा वो आप अच्छा समझ करके आगे बढ़ जाना। And I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो इस तरीके से जो राइटर थे उन्होंने उन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुना जिनको काफ़ी कम लोगों ने चुना था, और इस तरीके से उन्होंने ये डिफरेंस बना दिया। क्या डिफरेंस बना दिया? वो एक बहुत ही मशहूर पोएट बन गए। समझ में आ रहा है ना? सो आप जो भी रास्ता चुन रहे हो, आपको भले ही ऐसा लग रहा हो कि इस रास्ते को किसी ने नहीं चुना, बस उस रास्ते पर चुपचाप बढ़ जाओ आगे, सोच समझ के, लेकिन आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद आप पीछे मुड़कर मत देखो, और आपको यही लगना चाहिए कि जो रास्ता आपने अपने लिए चूज़ किया है वो सबसे बेहतर है, और उसी में ही आगे निकल करके आप बहुत तरक्की करो, बहुत आगे जाओ और बहुत सारी चीज़ें अचीव करो, क्योंकि बस यही है जहाँ से आपको डेस्टिनेशन मिलनी है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये पोएम फिनिश हो जाती है, लेकिन हमारे राइटर अपने एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी कुछ बता गए। वो क्या बता गए कि भले ही हमारी ज़िंदगी में मल्टीपल चॉइसेस आएँ, लेकिन एक चॉइस हमें काफ़ी सोच समझ के अपने इंटेलेक्ट से, अपनी इंटेलिजेंस से, सूझबूझ के साथ चूज़ करनी है, और फिर उसमें आगे निकल जाना है, जहाँ से पीछे पलट कर नहीं देखना है, और बस आगे बढ़ते जाना है। और जैसे उन्होंने सबके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट किया, वैसे ही आपको भी करना है। गॉट इट? तो ये तो बच्चों आप लोग की पोएम हो गई जो अब एंड हो गई है, और अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या, लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, और यहीं पे ही हम लोग राइमिंग स्कीम भी देखेंगे हमारे पोएम की। राइमिंग स्कीम डिपेंड करती है राइम पे, मतलब जब सेम साउंड ऑफ वर्ड प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं सेंटेंसेस वाइज। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस पोएम में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है एज लिटरेरी डिवाइस। सो एज आई टोल्ड यू, इस पोएम में आपको सिंबलिज्म का यूज़ किया गया है। सिंबलिज्म क्या है? टू रोड्स, इसको डिफाइन किया गया है टू चॉइसेस ऑफ लाइफ के साथ। सो यही सिंबल है, हमारे दो रास्तों को दो जिंदगी की चॉइस के साथ सिंबलाइज किया गया है, सिंबल फॉर्म किया गया है। ओके, और ये जो येलो वुड है यहाँ पे, ये किसको बता रहा है? ये वो लोग हैं, दीज आर द पीपल जो ओल्डर हैं, किससे? पोएट से। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना रास्ता पहले चुन लिया है, जिनको ये बता रहा है जो रास्ता इसने नहीं चुना है। ये उन लोगों के द्वारा चला गया रास्ता है जो कि हमारे पोएट ने नहीं चुना। तो येलो वुड रेफर्स टू द पीपल who are older than poet, and the two roads refers to the two choices of life. तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं आपको? सिंबॉलिज्म। ओके, नाउ अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें और क्या देखने के लिए मिल रही हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी हम लोग राइमिंग स्कीम को अगर पढ़ें तो राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो राइमिंग स्कीम पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला वर्ड हमें यहाँ पर दिया गया है वुड, तो इसको हम मान लेते हैं ए। बोथ एक अलग शब्द है तो उसको हम मान लेते हैं बी। स्टूड वुड के साथ राइम कर रहा है, सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जैसे वुड के लिए ए लिया है वैसे स्टूड के लिए भी हम लोग ए ले लेते हैं। कुड, वुड, स्टूड, कुड, ये सब एक जैसे शब्द हैं तो इनको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और बोथ के साथ क्या आ रहा है? ग्रोथ, बोथ ग्रोथ, तो इसको हम लोग बी से ले लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले पूरे पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम क्या है, तो ए बी बी ए बी, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पैराग्राफ। ओके, चलो
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। तो ये जो आपका सेकंड स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 2, अगर इसकी भी हम लोग राइमिंग स्कीम को देखें तो राइमिंग स्कीम कुछ इस तरीके से शुरू होती है। पहली लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, फेयर, इसको ए मान लीजिए। क्लेम एम से एंड हो रहा है, म से एंड हो रहा है, इसको बी मान लीजिए। वेयर, फेयर, वेयर, वेयर को हम अगेन ए मान लेते हैं क्योंकि ये फेयर के साथ राइमिंग बना रहा है। देयर, फेयर, वेयर, देयर, तो ये एक जैसी राइमिंग बना रहा है। और सेम, सेम क्लेम के साथ राइम बना रहा है तो उसको बी मान लेते हैं। तो हियर वी कैन यूज इट ए बी बी ए बी। सो यहाँ पे भी जो राइमिंग स्कीम चली है वो क्या है, ए बी बी ए और बी। समझ में आ गया? यस। नाउ आगे अगर हम लोग बढ़े तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें और भी देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक और आपकी फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, दैट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन, एलिटरेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स ऐसे आ रहे हों जिनमें शब्दों की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रही हो। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे देखो द तो टी 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 शब्द का रिपीटिशन हो रहा है वर्ड्स के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एलिटरेशन का इस्तेमाल किया गया है। ओके, देन अनदर वर्ड इज वांटेड वियर, ये भी W, ये भी W, तो दोनों ही W से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों भी एलिटरेशन है क्योंकि दोनों ही शब्द कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये फर्स्ट स्टैंजा था आपका। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि यहाँ पर एक और लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है जिसे आप एनाफोरा बोलते हो। अब आपके दिमाग में आएगा एनाफोरा क्या होता है। जब आपके एक पैराग्राफ में कई सारे सेंटेंसेस हों जिसमें सेम शब्द रिपीट हो रहा हो, जैसे एंड, तो इसी को ही एनाफोरा बोलते हैं। एक पैराग्राफ में एक ही शब्द कई बार रिपीट होता है तो उसे एनाफोरा बोलते हैं। क्लियर? तो पहला स्टैंजा क्लियर, दूसरा स्टैंजा क्लियर। अब तीसरे स्टैंजा पे आते हैं और इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। पहली लाइन यहाँ पर एंड हुई है ले, तो ले को मान लेते हैं हम लोग हमारा साउंड, राइमिंग साउंड ए। ब्लैक को मान लेते हैं बी। डे को मान लेते हैं अगेन ए क्योंकि ले डे से मैच कर रहा है। वे को भी मान लेते हैं ए यानी कि ले डे वे। और बैक को हम बी मान लेते हैं क्योंकि ब्लैक बैक क से एंड हो रहा है। तो इसकी राइमिंग स्कीम भी क्या जा रही है, ए बी ए बी। ओके, ए बी ए बी। ओके, इसको जरा एक बार सेकंड स्टैंजा को वापस से देख लेंगे। ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए बी। फर्स्ट वाले की भी राइमिंग स्कीम को एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ए बी बी, तो ए बी नहीं है, ए बी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सब में ए बी चल रहा है। ओके, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, तो इस वाली लाइन को अगर आप देखो तो साई बाय, ओके, is written over here, and here it was another word that has been mentioned, I. So साई, आई और बाय, ये आपका ए है, ये आपका ए है और ये भी आपका ए है। हेंस को डिफरेंस से आप कनेक्ट कर सकते हो, तो ये आपका बी हो गया। तो ए बी आपका ये अनदर राइमिंग स्कीम हो गया। गॉट इट? तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम यूज हुआ है वो क्या है, वो ए बी है। इवन सारे पैराग्राफ्स जितने भी स्टैंजाज आपके चले हैं उसमें सब में जो राइमिंग स्कीम चला है वो ए बी ही इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा और यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी भी तरह का। ओके, और अब हम लोग इस सेशन को हमारे एंड करेंगे।
लेकिन एक और चीज़ को यहाँ पर देख लेंगे, एक शब्द आप देख रहे हो यहाँ पे एजेस इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर आप इसको एनाफोरा नहीं बोलोगे, यहाँ पे आप इसको बोलोगे रेपिटिशन। रेपिटिशन, रेपिटिशन क्यों बोलोगे? क्योंकि एक ही लाइन में दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, एजेस एंड एजेस। तो जब एक लाइन में दो शब्द एक ही जैसे इस्तेमाल होंगे तो वो रेपिटिशन होगा, लेकिन एक पैराग्राफ में कई सारी लाइंस में एक ही शब्द इस्तेमाल होगा तो वो एनाफोरा होगा। तो आई होप बच्चों ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसके लिटरेरी डिवाइस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसकी राइमिंग स्कीम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये पोएम हमसे क्या कहना चाहती है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम सेशन को एंड करेंगे, लेकिन सेशन को एंड करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो अभी तक जुड़े नहीं हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक होमवर्क दे रही हूँ, और होमवर्क ये है कि कौन सी राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। What was the rhyming scheme used in each paragraph? ओके, ये आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मैंने करेक्शन किया है उसका देख लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, सेशन को यहाँ पर हम एंड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन एज मच एज पॉसिबल। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो भी वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।